Hello students, today we are going to study pharmacology first unit third topic anticholinergic drugs. So firstly we will see the classification. पहले क्लासिफिकेशन में जाने से पहले हम जानते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या हैं और इनके क्या नाम हैं। तो इन्हें हम मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, एट्रोपिनिक भी कह सकते हैं एंड पैरासिम्पैथोलिटिक भी कह सकते हैं। मैंने बार बार वीडियो में बोला है कि आप नाम पे बहुत फोकस करिए क्योंकि नाम में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोलिटिक। तो इसको आप एक चार्ट बना के उसको रख लीजिए और ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि कौन सी ड्रग का नाम दूसरा पैरासिम्पैथोलिटिक है या सिम्पैथोमाइमेटिक है, क्या है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को बेसिकली हम मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, एट्रोपिनिक भी कह सकते हैं, पैरासिम्पैथोलिटिक भी कह सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक मींस अगेंस्ट में काम कर रही हैं और क्या लिखा भी हुआ है कि ये एंटागोनिस्ट एक्शन देती हैं। तो मींस ये क्या करती हैं, ACH के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, अब इसकी ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करेंगे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो इस क्लास की है वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन प्रोटोटाइप एंटी मस्करेनिक ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा स्ट्रेमोनियम। जो हमारा एट्रोपिन है ये कहाँ से मिलता है हमें, एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है और धतूरा स्ट्रेमोनियम से। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द क्लासिफिकेशन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, जिसमें नेचुरल एल्कोलाइड, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, तीन तरीके का क्लासिफिकेशन दिया गया है। नेचुरल एल्कोलाइड जो हमें नेचुरली मिल रहा है एल्कोलाइड, लाइक एट्रोपिन। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव एट्रोपिन, मेथोनाइट्रेट, हिमैट्रोपिन, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एप्रिटोपियम। सिंथेटिक कंपाउंड मिड्रियाटिक, साइक्लोपेंटोनेट, ट्रोपिकोमाइड, एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पैज्मेटिक, दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। क्वाटनरी कंपाउंड प्रोपैंथिलीन एटसेट्रा, टर्शरी अमीन्स, डाइक्लोमेन एटसेट्रा, वेसिको सिलेक्टिव, ऑक्सीब्यूटिनिन, एंटी पार्किंसनियन, ट्राईहेक्सोफेनाइडिल, प्रोसाइक्लिडीन, बाइपिरिडोनियम, ओपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल एल्कोलॉइड दैट इज एट्रोपिन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन कैसे काम करता है। कंपिटिटिव एंटागोनिज्म ऑफ ACH एट मस्करेनिक रिसेप्टर मीन्स ये एसिटिल कोलिन से कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एक्शन शो करते हैं। एंटागोनिज्म मीन्स उसके एक्शन को कम करते हैं, उसके एक्शन को रिमूव करते हैं और क्या, कंपटीशन करके। मीन्स हम लोगों ने एंटागोनिज्म पढ़ा हुआ है कि कितने टाइप का होता है, कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव। सेम वैसे ही ये काम करेगा कि जहाँ पर हमारा एसिटिल कोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा था, फिगर में देखिए आप, एट्रोपिन है, स्कोपोलामीन है और एसिटिल कोलिन है। एसिटिल कोलिन को एरो दिखाया गया है कि वो बाहर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये जो हमारा एट्रोपिन है ये इससे कंपटीशन करेगा उसकी बाइंडिंग साइट में बाइंड होने के लिए जहाँ पर एसिटिल कोलिन की बाइंडिंग थी। ये एसिटिल कोलिन को वहाँ पर बाइंड नहीं होने देगा और उसकी जगह खुद बाइंड हो जाएगा। खुद बाइंड होने के बाद ये एक्शन शो करेगा, लेकिन इसकी बाइंडिंग हम हटा सकते हैं जब हम एसिटिल कोलिन का जो डोज हमने दिया है उससे ज़्यादा डोज दें। तो जितना हमने पहले डोज दिया था उसको और बढ़ाकर अगर हम डोज देंगे तो एसिटिल कोलिन फिर से अपनी जगह पर बाइंड हो जाएगा। अदरवाइज जो एट्रोपिन है वो एसिटिल कोलिन को बाइंड नहीं होने देगा, उससे कॉम्पिटिट करेगा और कॉम्पिटिट करने के बाद वो एसिटिल कोलिन की जगह खुद बाइंड होकर अपना एक्शन शो कर देगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन एक्शन। एक्शन क्या क्या है एट्रोपिन के, तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका क्या एक्शन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये स्टिमुलेट करते हैं, मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाई डोज जो कॉज करता है वो स्टिमुलेशन कॉज करता है। लाइक जो हायोसिन है वो सेंट्रल डिप्रेसेंट इफेक्टिव इवन इन लो डोजेस।
जो डिप्रेसेंट इफेक्ट है वो लो डोज में भी वो दिखाता है अपना डिप्रेसेंट इफेक्ट. Next, activity due to muscarinic receptor blockage, medullary center stimulatory, vestibular excitation inhibitory, basal ganglia inhibitory, high dose cause atropine toxicity. मीन्स जो भी दो तरह से बताया गया है, एक तो हाई डोज स्टिमुलेशन कॉज करता है ड्यू टू मस्करेनिक रिसेप्टर जो ब्लॉक हो गया है, जो ACH की बाइंडिंग नहीं होने दी है, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं. मेडुलरी सेंटर स्टिमुलेटरी मीन्स स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी दो तरह के एक्शन आ रहे हैं और टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है. बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर बाइंडिंग हुई तो फिर उसकी वजह से एट्रोपिन टॉक्सिसिटी भी कॉज हो जाएगी, जो ठीक नहीं है. अब ये स्टिमुलेट करते हैं मीन्स ये ट्रेमर और रेजिडिटी को भी रिड्यूस करते हैं, और ट्रेमर और रेजिडिटी का कारण था हमारा पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज में एसिटिल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, डोपामीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, अगर एसिटिल कोलिन के लेवल को बढ़ा दें तो हमारा जो भी एक्शन है वो हमें मिल जाएगा और हम डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं. और वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा कि हम एसिटिल कोलिन के डोज को बढ़ा दें ताकि एट्रोपिन जो अपनी बाइंडिंग साइट पे एसिटाइल कोलिन वाली बाइंडिंग साइट पे बाइंड है तो वहाँ पर बाइंड ना हो. ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या किया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका इफेक्ट देखा. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट पे क्या, टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया मीन्स जो हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर है उसमें ब्लॉकेज हो गया जिसकी वजह से टैकीकार्डिया प्रोड्यूस हो गया. टैकीकार्डिया मीन्स जो हमारा बीपी, जो बीपी है हमारा वो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हम बहुत हाई डोज देंगे तो हमारा बीपी डिक्रीज भी हो जाएगा. ठीक है. ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया एंड स्टिमुलेशन ऑफ वैसोमोटर सेंटर, डायरेक्ट वैसोडाइलेटर एक्शन एट हाई डोजेस. जैसा कि मैंने अभी बोला कि नॉर्मल डोज पे टैकीकार्डिया होगा, लेकिन जब हम डोज बढ़ा देंगे तो वैसोडाइलेशन होगा. वैसोडाइलेशन होगा तो जो हमारा ब्लड फ्लो का रास्ता है वो और चौड़ा हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा. ठीक है. नाउ आईज पे क्या एक्शन है, आईज पे ये अपना इफेक्ट आईज पे शो करते हैं कि जो हमारा मिड्रियासिस कॉज करते हैं, मतलब जो हमारी पिपल हैं वो डायलेट हो जाती हैं. ठीक है. मैक्सिमम लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्स को ये एबोलिश करती हैं. ठीक है. मसल्स मिड्रियासिस एंड रिलैक्स सिलरी मसल. ठीक है. वर्सेंस ग्लूकोमा. अब ये क्या है, आईओटी को इंक्रीज करती हैं. जाहिर सी बात है जो मियोसिस हो रहा था उसमें जो हमारी पीपल थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, अब मिड्रियासिस हो रहा है, पीपल हमारी डायलेट हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंट्रा ऑकुलर टेंशन है वो बढ़ जाएगा. इंट्रा ऑकुलर टेंशन बढ़ जाएगा, फोटोफोबिया की दिक्कत हो जाएगी, फोटोफोबिया हो जाएगा तो जो हमारा नैरो एंगल ग्लूकोमा था उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है. जिसको नैरो एंगल ग्लूकोमा है अगर हम उसे ड्रग देंगे तो उसको और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं. नाउ मूविंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, वहाँ पर क्या करेगा, रिलैक्स स्मूथ मसल ऑफ GI ट्रैक, डिक्रीज इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, डिक्रीज मोटिलिटी एंड पेरिस्टालिस मूवमेंट. मीन्स जो हमारा स्मूथ मसल है GI ट्रैक की उनको क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा, क्योंकि ACH होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ACH बाइंड नहीं हो पाएगा, एट्रोपिन बाइंड होगा तो जाहिर सी बात है वो रिलैक्स करेगा. और जितना भी सिक्रीशन है उसको डिक्रीज करेगा तो मूवमेंट को भी डिक्रीज करेगा, जो हमारा पेरिस्टालिस मूवमेंट है उसको भी डिक्रीज करेगा. नाउ ग्लैंड्स. अब ग्लैंड्स पे इसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि जितना भी सिक्रीशन हो रहा है हमारी ग्लैंड के थ्रू, M3 रिसेप्टर ब्लॉकेज के कारण जितना भी सिक्रीशन ग्लैंड के थ्रू हो रहा है वो सब डिक्रीज हो जाएगा, चाहे वो स्वेट ग्लैंड हो, स्लेवरी ग्लैंड हो, लैक्रिमल सिक्रीशन हो, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब सिक्रीशन नहीं होगा, स्लेवरी ग्लैंड सिक्रीट नहीं करेंगी, स्वेट नहीं सिक्रीट होगा तो जाहिर सी बात है हमारी स्किन रुखी हो जाएगी, आइज़ हमारी रुखी हो जाएंगी, हम बात नहीं कर पाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे ढंग से. तो दीज आर ग्लैंड्स से होने वाले इफेक्ट. and decreases acid pepsin and mucus in stomach, volume decrease, pH not affected. means जितना भी हमारे एसिड पेप्सिन और म्यूकस स्टमक में रिलीज हो रहा है वो सब भी डिक्रीज हो जाएगा. बट इंटेस्टाइनल और पैनक्रियाटिक बाइल नॉट अफेक्टेड. जो इंटेस्टाइनल और पैनक्रियाटिक बाइल हैं वो इफेक्ट नहीं होते हैं. लोकल एनेस्थेटिक माइल्ड एनेस्थेटिक एक्शन मीन्स इनका हम यूज़
प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक की हम बात करें तो हमने वहाँ पर भी यही बताया था कि डीपोलराइजेशन को नहीं कॉज होने देता है और उसकी वजह से ये सारा सिम्टम्स आते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो सेम ये क्या लोकल एनेस्थेटिक में भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं। टूथ का हमारा सर्जरी हो गया, टूथ दांत की हमारी सर्जरी हो गई, उसमें हम यूज़ करते हैं। नाउ यूजेस, पहला यूज़ है एज एंटी सेक्रेटरी, इसका यूज़ करते हैं, मींस प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, पेप्टिक अल्सर में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एंटी स्पैस्मोटिक, एंटी स्पैस्मोटिक मींस जो स्पैज्म हो रहा है उसके अगेंस्ट काम करेंगे ये, ठीक है। दूसरा ब्रोंकियल अस्थमा में हम यूज़ कर सकते हैं एज मिड्रियाटिक एंड साइक्लोपेगिक इफेक्ट, एज कार्डियक वैगोलिटिक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर सेंट्रल एक्शन, अगर हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्शन चाहिए तो हम पार्किंसोनिज्म में यूज़ कर सकते हैं, मोशन सिकनेस में यूज़ कर सकते हैं एंड थेरापेटिक यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा मस्करेनिक इफेक्ट को एंटागोनाइज करने के लिए, अगर हमें अपने मस्करेनिक इफेक्ट को एंटागोनाइज करना है या रिमूव करना है, हम उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, डायलेटेड पीपल्स जो भी हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में डिस्कस किया है, डिक्रीज सेलिब्रेशन, सीएनएस एक्साइटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट एटसेट्रा, these are use and side effect and all about atropine, which is the anticholinergic drug and also called muscarinic receptor antagonist, atropinic and parasympatholytic। तो आप ये एट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये बहुत पूछी जाती है। एट्रोपिन पर आप एक असाइनमेंट बना सकते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे और इसका यूज़ क्या है। थैंक यू।